हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट का 3rd चैप्टर। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास के चरण। इस चैप्टर में मेन पॉइंट ही चरण है। ये 5 चरणों में बटा हुआ है और इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास के चरणों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। पहला चरण है राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव या द्वै विभाजन का चरण। ये 1887 से 1926 तक चला है। प्रथम चरण को राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1887 से 1926 का था और वुड्रो विल्सन, जो कि एक राजनीतिज्ञ है, वुड्रो विल्सन को इस चरण का जनक माना जाता है। इस चरण में 1887 में वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर एक निबंध लिखा था और उनका निबंध था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन की यह घटना इस अध्ययन क्षेत्र की पहली प्रवर्तक घटना मानी जाती है। इस निबंध में वुड्रो विल्सन कहते हैं कि प्रशासन का विज्ञान उस राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का वह अंतिम फल है जो आज से लगभग 2200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था और यह हमारी पीढ़ी से उत्पन्न था। वुड्रो विल्सन ने अपने इस निबंध के विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना बताया है। वुड्रो विल्सन ये मानते थे कि कानून के क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है, अर्थात संविधान को बनाना आसान है लेकिन उसके अनुसार कार्य करना अधिक मुश्किल है। वुड्रो विल्सन ने बताया कि पहले सरकारी कार्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक व्यवस्था तथा कानून के अनुशीलन पर बल नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया तो सामाजिक आर्थिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने लगी और अब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि प्रशासन को एक ऐसा विज्ञान चाहिए जो शासन के पथ को नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया तो सामाजिक आर्थिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने लगी। यहाँ से ना ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ से है, महसूस किया जाने लगा कि प्रशासन का एक ऐसा विज्ञान चाहिए जो शासन के पथ को प्रशस्त कर सके। वुड्रो विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्रधान अध्यापक होगा शायद, प्रधान अध्यापक फ्रैंक जे गुडनॉव, ये एक प्रधान अध्यापक हैं जो कि हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय के, है ना, द्वारा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की गई। इसके प्रकाशन के साथ ही गुडनॉव ने एक नए विवाद का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में किया। इस विवाद के तहत गुडनॉव ने 2 मत रखे। पहला ये था कि एक मत के अनुसार गुडनॉव ने नीतियों तथा राज्य की इच्छाओं के प्रकटीकरण को राजनीति का आधार माना। दूसरे मत के अनुसार राज्यों की इन नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को लोक प्रशासन से संबंधित बताया। गुडनॉव ने अपने लेख में इस मत को साबित किया कि नीति निर्माण का कार्य नीति के क्रियान्वयन के कार्य से अलग है, अर्थात नीति निर्माण का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका के द्वारा
किया जाता है तथा उनके क्रियान्वयन का कार्य राजनीतिक रूप से तटस्थ योग्य तथा तकनीकी दक्षता से युक्त प्रशासनिक कार्यों में निपुण प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है ना। यहाँ पे हमारा पहला चरण खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे चरण के बारे में। दूसरा चरण क्या था? प्रशासन के सिद्धांत का चरण, जो कि 1927 से 1937 तक चला था। ठीक है। लोक प्रशासन के विषय के विकास का दूसरा चरण राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव के चरण पर पुनर्निरीक्षण, जो पहला था उसके पुनर्निरीक्षण के करने के बाद उद्भव हुआ इसका, है ना। पहले वाले को पहले अध्ययन किया गया, उसके बाद दूसरा चरण लाया गया। इस चरण का समय 1927 से 1937 का था। इस चरण का मुख्य सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया। इस चरण में मूल्य मुक्त प्रबंधन विज्ञान की उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस चरण की शुरुआत 1927 में W.F. विलोबी, ये भी एक राजनीतिज्ञ हैं, विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ हुआ। इस चरण की प्रमुख मान्यता थी कि प्रशासन में कुछ सिद्धांत होते हैं और उनका पता लगाना तथा समर्थन करना ये विद्वानों का काम है। इस नई मान्यता को लेकर विलोबी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की। विलोबी के अनुसार प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है ना। विद्वान यह भी मानते थे कि प्रशासन में सिद्धांत होने से ही यह एक विज्ञान है। प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। इस चरण में हेनरी फेलो, ये भी एक राजनीतिज्ञ है, लूथर गुलिक, ये भी हमारे एक राजनीतिज्ञ हैं, और उर्वरिक के नाम प्रमुख हैं। ये हमारे राजनीतिज्ञ हैं तीनों, है ना। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हेनरी फेलो की रचना जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 में आई तथा गुलिक व उर्वरिक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वर्ष 1937 में ही प्रकाशित हुई। उन सभी कृतियों को प्रमुख माना गया, जिनके कारण ये दृष्टिकोण और अधिक आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि इस शोध पत्र की सामान्य थीसिस यह है कि सामान्य स्थिति यह है कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांत पर आगमनात्मक, मतलब आने के लिए है ना, आगमनात्मक तरीके से पहुंचा जा सकता है, जो किसी भी प्रकार की मानव संबंध की व्यवस्था को नियमित कर सकती है। इस संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांत पर आगमनात्मक तरीके से पहुंचा जा सकता है, जो किसी भी प्रकार के मानव संबंध की व्यवस्थाओं को नियमित कर सकते हैं। इस चरण में लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंचा। तीसरा चरण आया प्रशासनिक सिद्धांतों की चुनौतियों का चरण, मतलब यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि 1938 से 1947 तक चला। लोक प्रशासन के इस चरण का आरंभ दूसरे चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से हुआ। इस चरण में प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई। उन्हें कहावतें कहा गया। अच्छा, मतलब सेकंड वाले को कहावतें कहा गया। अब ये आया थर्ड। इसी समय सामाजिक शक्तियों
और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंधन को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इसमें सबसे अधिक योगदान प्रसिद्ध हॉर्थेन के प्रयोग का रहा। हॉर्थेन ने प्रयोग किए थे कुछ, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कार्य दलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मानववैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंधन संप्रदाय की जड़ें हिला दी। संगठनात्मक विश्लेषण के इस चरण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का प्रभाव, नेतृत्व, संगठन के परिवेश में गुटों के बीच पारस्परिक संघर्ष और सहयोग की ओर खींचा। इस चरण में संगठनात्मक चिंतन की मशीनी धारणा की सीमाएं इंगित की गई तथा संगठनों में मानवीय संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप को दर्शाया गया। चौथा चरण आया, इसमें क्या क्या कहा गया? अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया है ना। ये कब तक चला? 1948 से लेकर 1970 तक। इस चौथे चरण की शुरुआत 1947 में हुई थी। इसमें हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डेहल के नाम प्रमुख हैं। ये दोनों भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं ना। साइमन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर 1947 में आई थी। यह पुस्तक लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर साबित हुई। साइमन के दृष्टिकोण में लोक प्रशासन को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान से जोड़कर उसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कर दिया। उन्होंने रीढ़िगत प्रशासन सिद्धांत व राजनीतिक प्रशासन विभाजन दोनों को ही अस्वीकार किया। साइमन ने दो परस्पर धारणाओं का प्रतिपादन किया। पहला ये था कि एक धारणा प्रशासन का एक विशुद्ध विज्ञान विकास करने में लग गई है, जिसके लिए सामाजिक मनोविज्ञान का ठोस धरातल अपेक्षित था। दूसरी अवधारणा प्रशासन के मानवीय पहलुओं तथा लोक नीति के आदेशीकरण से संबंधित रही। इसके लिए राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान का व्यापक ज्ञान अपेक्षित समझा गया। लोक प्रशासन के विकास के ये चरण संकट का काल मतलब इस चरण को संकट का काल भी कहा जाता है ना, कहा गया। सिद्धांतवादी विचारधाराओं को साइमन ने चुनौती दी थी। पांचवा चरण आया, नवीन लोक प्रशासन तथा नवीन लोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य, जो कि 1971 में आया है ना। 1971 से आज तक चला आ रहा है, ठीक है। पांचवा चरण इसमें देखेंगे लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में कई नई प्रवृत्तियां तथा नए बदलाव होने लगे, जैसे कि प्रशासन को किसी संगठन के भीतर लोगों तथा बाहरी लोगों के बीच एक निश्चित अवधि के भीतर होने वाली अनवरत अंतःक्रिया की प्रक्रिया माना जाने लगा। लोक प्रशासन तथा निजी व्यवसाय के प्रशासन के अलग अलग अध्ययनों को एक ही संगठित विज्ञान में बदले में देने की प्रवृत्ति उभरी, जिसके सिद्धांत और धारणाएं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। विविध सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। कंप्यूटर के आरंभिक युग में कंप्यूटर तथा अन्य दूसरे यंत्रों की सहायता से मानव मस्तिष्क के निर्णय लेने की तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इन सभी नए परिवर्तनों के कारण ही
ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया तथा विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए आदेशों एवं नमूनों का निर्माण किया। लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में विभिन्न समाज विज्ञान लोक नीति के विश्लेषण की चिंता से ग्रस्त है। अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक तथा नीति निर्धारक प्रक्रियाओं तथा विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा। 1968 में नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। इसमें 1968 के बाद लोक प्रशासन का अध्ययन समृद्ध किया। नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त बाजार व्याख्या को आविष्कार करता है। यह नीति तथा राजनीति के प्रशासन के द्वै विभाजन को भी अस्वीकार करता है। यह संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है। यह मानवीय संबंधों में तथा प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में नए सृजनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है। 1980 से 1990 के दशक में लोक प्रशासन के पारस्परिक प्रतिमान की कंपनियों के कारण नवीन लोक प्रबंधन का उदय हुआ। नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक परिप्रेक्ष्य, बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन आदि नामों से भी जाना जाता है। NPM में 3Es दक्षता, मितव्यता, प्रभावशालीता पर बल दिया जाता है। यह हमारे पांचों चरण खत्म होगा। इसके बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष निकलना आवश्यक है। इसमें हम लिखेंगे कि अंततः ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन का विकास अध्ययन के विषय के रूप में कोई सरल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जिसे कई विकास के चरणों से गुजरना पड़ा और इन चरणों के आधार पर लोक प्रशासन के अध्ययन का एक पृथक विषय के रूप में उद्भव संभव हो पाया। हमारे राष्ट्रीय जीवन में लोक प्रशासन का केंद्रीय स्थान बन जाने के साथ साथ वह विद्यालयों तथा अन्य शोध एवं अध्ययन संस्थानों में एक लोकप्रिय विषय बनता जा रहा है। भारत में प्रशासन विषयक अध्ययन का भविष्य बहुत उज्जवल और आशापूर्ण है। यदि भारतीय एवं अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होता है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में इसकी व्यावसायिक रूप पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय में इसका रूप शैक्षणिक विषय का है। यह हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाता है और इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का उत्तर दे सकूँ।